राकेश टिकैत जिस संगठन का नेतृत्व करते हैं वो अराजनीतिक है और उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में लिख रखा है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। तो राजनीतिक बोलचाल में या राजनीतिक बयानबाजी में उन्हें कम से कम सोचना समझना चाहिए कि आखिर किस राजनेता के बारे में क्या बोल रहे हैं। और जब उनका संगठन अराजनीतिक है तो फिर वो राजनीति में इतना सक्रिय क्यों नजर आ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि इशारों पर खेल चल रहे हैं, इशारों पर नाचा जा रहा है, कठपुतली बनने की कवायद शुरू हो चुकी है। और कठपुतली जब जब इंसान बनता है वो सिर्फ मोहरा बनकर रह जाता है। ये अपनी राजनीतिक जो इनकी जो अराजनीतिक विरासत है और इनके जो पिताजी की बाबा टिकैत की मेहनत है ये उसको धूमिल करने का काम शुरू कर देंगे अगर इस तरीके की बयानबाजी। जो पदाधिकारी काम नहीं कर रहे उनको निकाला जाएगा 9 तारीख के रैली के बाद से, तो क्या वो काम अब शुरू हो गया है? बिल्कुल शुरू हो चुका है और उसकी शुरुआत की आपको मुहिम का 2 हिस्से आपको दिखाई दे गए होंगे। जिलाध्यक्ष गाजियाबाद आपको नजर आ गए होंगे, शमसुद्दीन राइन बहुत पुराना चेहरा था वो भी नजर आ गए होंगे। और अभी बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जिनके नामों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। अगर वो सही साबित होते हैं तो बचेंगे और अगर कहीं भी पार्टी के विरुद्ध वो नीतियों में शामिल है या कहीं भी उनके अंदर मनुवादी विचारधारा झलक मार रही है तो तुरंत उनको बाहर का रास्ता। तो क्या बहन जी ने कमर कस ली है क्या 2027 के चुनाव के लिए? कमर तो बिल्कुल कसी हुई थी पहले से ही, लेकिन ये सारे सामने जब इसलिए नहीं आ रहे थे कि एक तो मीडिया इनको कवरेज नहीं देता। आपने देखा होगा बसपा सुप्रीमो बहन मायावती और इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो तो पहले से सक्रिय हैं, लेकिन अब सक्रियता क्यों नजर आ रही है? क्योंकि मीडिया ने कवरेज देना इसलिए स्टार्ट कर दिया। तब से उन्होंने एक श्रद्धांजलि सभा जब से लखनऊ में बुलाई थी और एक बड़ा जनसैलाब उनके साथ में जब देखा है तो मीडिया को फिर कैमरे उधर की तरफ घुमाने पड़े। ये मजबूरी है मीडिया की जो दिखा रही है, सोशल मीडिया जो दिखा रहा है मजबूरी है, वरना बहुत सारी आईटी सेल, बहुत सारी मीडिया की ऐसी ऐसी टुकड़ियां, बहुत सारे जो टीवी रोड के हवेलियों के एंकर वो सिर्फ और सिर्फ मनुवादियों को दिखाने के लिए लगाए गए थे। विपक्ष बहन जी पर हमला बोल रहा है देखिए इसको लेकर कि एक इतने बड़े चेहरे मुस्लिम चेहरे उनको निकाल दिया। देखिए ये सब बीजेपी के इशारे पे काम हो रहा है। विपक्ष तो हमेशा से हमलावर रहा है और ये जो लोग कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पे काम हो रहा है वो किसके इशारे पे चल रहे हैं? आखिर वो कभी भी जब आपने देखा होगा दलित मुख्यमंत्री को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? अगर उनके अंदर मन में ये भावना है, आप जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के नेता और उनके एक शीर्ष नेता उन्होंने निठल्ली कहा था। निठल्ली शब्द का प्रयोग करने का क्या मतलब है? शिवपाल यादव, मैं आपको नाम बता दूं तो शिवपाल यादव ने जिस समय निठल्ली कहा था तो वो भूल गए थे कि दलित समाज के एक नेता को क्या बोल रहे हैं। तो इनके अंदर की जो भावनाएं हैं वो निकल कर बाहर आती है और इनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो वाली कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, तो इनके दिल में कहीं ना कहीं मनुवाद बसता है और मनुवादी सोच इनकी जुबान से झलक जाती है। इसीलिए ये दलित नेता को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए जो बहुजन समाज है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सिर्फ दिखावे की राजनीति चल रही है, सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का सहारा लेके सरकार बना लूं और उसके बाद इनका क्या हाल होगा जो पहले हुआ। पर इस घटनाक्रम को लेकर राकेश टिकैत जो है किसान नेता बड़े, उन्होंने भी कहा है कि अब बहन जी बूढ़ी हो गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं, अब उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि राकेश टिकैत जिस संगठन का नेतृत्व करते हैं वो अराजनीतिक है और उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में लिख रखा है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। तो राजनीतिक बोलचाल में या राजनीतिक बयानबाजी में उन्हें कम से कम सोचना समझना चाहिए कि आखिर किस राजनेता के बारे में क्या बोल रहे हैं। और जब उनका संगठन अराजनीतिक है तो फिर वो राजनीति में इतना सक्रिय क्यों नजर आ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि इशारों पर खेल चल रहे हैं, इशारों पर नाचा जा रहा है, कठपुतली बनने की कवायद शुरू हो चुकी है। और कठपुतली जब जब इंसान बनता है वो सिर्फ मोहरा बनकर रह जाता है। ये अपनी राजनीतिक जो इनकी जो राजनीतिक विरासत है और इनके जो पिताजी की बाबा टिकैत की मेहनत है ये उसको धूमिल करने का काम शुरू कर देंगे अगर इस तरीके की बयानबाजी ये करते रहे तो। पर मायावती से ज्यादा एज के उम्र के तो तमाम नेता उनके लिए तो नहीं बोला कि उन्हें भी संन्यास ले लेना चाहिए। मैंने क्यों इशारा दिया? मैंने इसलिए तो कहा कि नरेंद्र मोदी कितनी कम एज के हैं, उनके यहाँ तो प्रावधान है, उनका जो संगठन है जो इस सरकार को चलाता है उनके पीछे जो बैकग्राउंड में एक संगठन काम करता है जिसके इशारों पर सरकार चलती है, जो सरकार का संचालन करने का काम करता है आरएसएस, उनके यहाँ तो नियम है, उनके तो बायलॉज में दर्ज है। उनके बायलॉज में ये दर्ज किया गया है कि ये कहीं भी अगर 75 साल का कोई व्यक्ति है तो उसका रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन 9 तारीख के बाद रिटायरमेंट नहीं हो रहा और बहन जी नजर आ रही है। लेकिन 9 तारीख की रैली के बाद से चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या ऐसे तमाम जो संगठन है उनके पेट में दर्द क्यों होने लगा? एक पुरानी कहावत है गांव देहात की, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो जिस तरीके से इन्होंने जनसैलाब देखा श्रद्धांजलि सभा में, जिस तरीके से पब्लिक का एक आम जनसैलाब उमड़ा है तो लोग बौखला गए हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग बौखला गए हैं। अब देखिए कि अराजनीतिक पार्टियों के, राजनीतिक संगठनों के लोग भी बौखला रहे हैं। तो ये बौखलाहट ही इनकी मात्र बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने तो बिल्कुल एक मुहिम छेड़ दी है कि दोहरा चेहरा क्यों इन लोगों का? पहले कहते थे कि बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती, आप घर से बाहर निकली है, रैली करी है, तो उसे बीजेपी की रैली बता रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी दुविधा जो यही है कि इनको कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी करनी होती है बहुजन समाज के लोगों पर। दलित नेता को ये बिल्कुल नहीं सुहाते हैं और दलित नेता अगर सत्ता में आ जाएगा
तो फिर हक अधिकार मांगने की बात करेगा, फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ऊंचा पहुंचाने की बात करेगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लागू करने की बात करेगा, जो पूर्ण तरीके से इस देश में मनोवादी विचारधारा लागू नहीं होने देना चाहती है। आपने देखा होगा भक्तों का एक नया बाप पैदा हो गया है। पहले तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही सब नमन करते थे, सब लोग संविधान भी लेकर बहुत सारे लोग घूम रहे थे, संविधान बचाने की मुहिम भी चल रही थी, संविधान खतरे में भी बताया जा रहा था। लेकिन अब एक संविधान को खतरा ना बताकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बिल्कुल एकदम बातचीत ना करके एक नया बाप पैदा कर लिया इन्होंने अपना, और उसकी बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो ही संविधान निर्माता है। आप देखिए, जो व्यक्ति एक सदस्य भी ना रहा हो संविधान समिति का, जिसे सदस्य भी ना बनाया गया हो, वो कहां से निर्माता हो जाएगा? लोगों को इतिहास से हटाया जा रहा है, इन लोगों को बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। लोग बात चाहे तो गूगल करके देख लें, अगर जिनको नहीं पता तो इतिहास पढ़ लें कि जिस व्यक्ति का ये नाम ले रहे हैं BN राव का, उन्हें संविधान समिति का सदस्य भी नहीं बनाया गया था। अब तो मंत्री भी बोल रहे थे कि खट्टर साहब बोल रहे हैं, जो हरियाणा के अनपढ़ मंत्री हैं ये खट्टर जो साहब हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके मीम बन रहे हैं, और अब तो मैं तो खैर अपने मुंह से ये बात कहना भी नहीं चाहता, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं खट्टर नहीं खच्चर है। खैर ये बातें अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती इस तरीके की शब्दावली, और मैं तो उन लोगों को भी मना करता हूं कि ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई खच्चर है, कोई खट्टर है, क्या है उनका सरनेम है। लेकिन एक बात है कि आप उनकी जो सोच है, उनकी जो मनोवादी विचारधारा है, उसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। जो व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को देश आजाद होने के इतने सालों बाद अब ये कह रहा हो कि इन्होंने संविधान नहीं बनाया, इससे पहले ये कहां सो गए थे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश का एक इतिहास है, यहां पर जो एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो गवर्नमेंट चला रही है। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो राजनीतिक संगठन है, वो राजनीति में सक्रिय है। और जितने हमारे देश के अंदर साधु संत हैं, ये कौन है साधु संत? सारे के सारे RSS के ही सदस्य क्यों निकल करके आते हैं? बहन जी के एक्टिव होने से सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस, सपा, ये जो तमाम गैर राजनीतिक संगठन है, कहते हैं अपने आप को, ये इनको ज्यादा दिक्कत हो रही है। देखिए, इनको सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि मनुवादियों को तो अपना एक वोट बैंक सीमित है, उनका तो अपना वोट बैंक, उनका एजेंडा, उनका हिंदुत्व, उनका फर्जी हिंदुत्व तो एक सेट है। लेकिन इन लोगों को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि ये बहुजन समाज के वोटों को, उनको बहकाकर, उनको फुसलाकर, उनको बरगलाकर, ये उनके वोटों से शासन हत्या कर राज करते हैं। और उनको जब देने का नंबर आता है तो उनको कुछ नहीं दिया जाता, मात्र उनको उनकी हत्याएं होती है, मात्र उनको जो है कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाने की बात होती है, उनको गालियां बरसाई जाती हैं, और उनके नेताओं को उल्टे सीधे अनाप शनाप शब्द बोले जाते हैं। आपको मैं एक उदाहरण बता दूं, जो बात कर रहे हैं PDA की, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कब काम किया? अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने उस समय भी काम नहीं किया जिस समय उनकी सरकार थी, और जब वो सरकार में थे तब उन्होंने पिछड़ों के अल्पसंख्यकों के लिए, जब डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की सिफारिशों की समिति थी, तो डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की सिफारिशों की समिति को लागू करने के लिए उन्होंने क्यों नहीं अपना समर्थन दिया? उसके बाद रंगनाथ मिश्रा आयोग की जब रिपोर्ट आई इस देश के अंदर, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को ऊपर उठाने के लिए, ये सत्ता में थे, इनकी सरकार थी, कांग्रेस सत्ता में थी, समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तब इन्होंने रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया? जबकि वो रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की हालत इतनी बुरी है कि दलितों से भी बदतर है। एक शब्द आता है दलित। दलित कोई जाति का नहीं होता है, दलित समाज का वो वर्ग है जो दला जा रहा है। वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी संप्रदाय का हो सकता है। अल्पसंख्यक जो संख्या में कम है, उन संख्या में कम लोगों के लिए आप नहीं सोच रहे, और आपने नारा बना दिया PDA के पिछड़े का भी वोट चाहिए, दलितों का भी वोट चाहिए, अल्पसंख्यक का भी वोट चाहिए, इन तीनों का वोट मिलेगा तो सरकार बन जाएगी। ये तो संविधान बचाने की बात करते हैं, अखिलेश संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन बसपा तो संविधान को ही लेकर चलती है, वो सब कुछ संविधान को मानती है, तो फिर बसपा से नफरत क्यों? जनता को दिखाई दे रहा है कि कौन संविधान का रक्षक है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रही है, मान्यवर साहब कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ा रही है, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 9 अक्टूबर की रैली में कहा था, अगर इन लोगों को, इन पार्टी के लोगों को, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जो संविधान की किताब लेकर के घूम रहे हैं, अगर इनको संविधान से इतना प्रेम है, मान्यवर साहब कांशीराम से इतना प्रेम है, तो फिर इन्होंने जो कांशीराम के नाम पर जिला बना था उसका नाम क्यों बदल दिया? जवाब नहीं आया उसका अभी तक। अभी बहन जी की जो बात थी, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो अपना इनका सवाल दागा था इनके ऊपर, उसका जवाब नहीं आया। फिर इनकी मंशा साफ झलक रही है कि ये दलितों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये बहुजन समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये सिर्फ बहुजन समाज का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का वोट पा करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, और उनको सिर्फ रियाया बनाना चाहते हैं। अब देखिए आप किस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, दलितों का शोषण हो रहा है, तब ये क्यों नहीं बोलते? बहिष्कार हो रहा है। एक जगह शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है, और शपथ ग्रहण समारोह करने वाला मुख्यमंत्री कौन है? यादव समाज से है। जब वो अपने समाज की रक्षा नहीं कर पा रहा है और मनुवादियों की गोद में बैठकर खेल रहा है,
और जब एक व्यक्ति जो पिछड़े समाज से है और मनुवादियों के इशारे पर नाच रहा है, तो फिर वो बहुजनों का हित कहां से कर सकता है। तो ये अपने आप को पिछड़ा बताने वाले, ये अपने आप को दलित बताने वाले, ये अपने आप को अल्पसंख्यक बताने वाले जाहिर ये करते हैं कि ये अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं और पिछड़े हैं, लेकिन इनका दिल मनुवादी हो चुका है, इनके दिमाग में मनुवादी विचारधारा घर कर चुकी है। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध करते हैं, इसलिए संविधान का विरोध करते हैं, इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का विरोध करते हैं। और सही बात तो यह है पत्रकार महोदय कि इनको डर लगता है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से, क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अगर सत्ता में आ गई तो फिर सब गरीबों को उनका अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा, समता मूलक शासन लागू हो जाएगा और समाज में समान अधिकार की बात होगी, सबको सबका हक दिलाने की बात होगी। इसी बात से इनको डर लगता है अगर गरीब को उसका हक मिल गया तो फिर अडानी अंबानी जैसे लोग कहां जाएंगे। उनको ये 1 रुपये में जो सैकड़ों एकड़ जमीन है वो कैसे अलॉट करेंगे। और मनुवादी विचारधारा जो ये दलितों की छाती पर पैर रख करके राज करती चली आई है, फिर ये राज कैसे करेगी, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है।